सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप गूंज देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ये निशाना साधा महागठबंधन पर कि देखिए रीलें बनाई जा रही है और वो जिन रीलों की बात कर रहे थे आप @BJP इंडिया पर जो ऑफिशियल उनका ट्विटर आईडी है, जो एक्स आईडी है, वहां पर जाकर ढूंढेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे अब रील वॉर भी शुरू हो गया है। पुराना दौर याद दिलाया जा रहा है कि देखिए लोगों के हाथों में कट्टा है और वो ये कह रहे हैं एक बार हमारा टाइम आ जाने दीजिए फिर तुम्हारे घर से तुम्हें उठा लिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तरफ इशारा करते हुए ये निशाना साध रहे थे कि जंगल राज की तैयारी में ना रहना, और दूसरी तरफ महागठबंधन अपने एक मंच पर तमाम साथियों को लाकर ये बताने की पुरजोर कोशिश करता है कि हम सब एक हैं, मजबूत है, इस परिवार में कोई भी फूट नहीं है। और इसी बीच AIMIM को एक खिड़की मिल जाती है, और वो खिड़की क्या कि जो 2% मल्लाह को रिप्रेजेंट करने वाले सन ऑफ मल्लाह खुद को कहते हैं, मुकेश सहनी हैं, उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर तो घोषित कर दिया जाता है कैंडिडेट के नाम पर। लेकिन जो 18 या 17% मुसलमान हैं, जो एक तरफ JDU भी ये निशाना साधी कि एक तरफ M है 2% और उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ M मुस्लिम वोट बैंक है जो कि 17-18% है, उनको किसी तरह की कोई पूछ नहीं होती है उनको कोई टिकट नहीं दिया जाता है। और जिस MY समीकरण की बार बार बात होती है, वो MY समीकरण में जब आप नंबर्स की तरफ जाएंगे तो MY की इस पार्टी में 51 यादव और 19 जो है वो मुसलमान क्यों है, ये AIMIM की तरफ से पूछा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि क्या मुसलमान लगातार और केवल दरी उठाने का काम करेंगे, ये AIMIM के एक समर्थक, एक पदाधिकारी की तरफ से पोस्ट होता है और वो पोस्ट चारों तरफ फैल जाता है। ऐसे में जो विपक्ष की तरफ से लोग हैं वो ये कहते हैं कि एक नैरेटिव सेट होने की कोशिश हो रही है। तो आज जो बिहार की भूमि में समस्तीपुर से एक फ्लेवर सेट हुआ है और उससे पहले पटना की भूमि से महागठबंधन ने जो कहा है, क्या अब यही वो मुद्दे होंगे? SIR, वोट चोरी, ये सब कुछ बैक सीट ले चुके हैं। इसी पर आज गूंज, चलिए शुरू करते हैं बिहार की सरजमी से न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज। बिहार विधानसभा चुनाव में अब मुसलमानों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया। इसके बाद NDA ने निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका जवाब तेजस्वी यादव की तरफ से आया। उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। पहला, मुसलमानों को भरोसा दिलाया, दूसरा सामाजिक न्याय के मुद्दे पर BJP को घेर लिया। इन्हीं को घुसपैठिया बोलते थे ना इनके नेता, और ये लोग गंदी गंदी नारे लगा के गालियां किनको देते थे? अल्पसंख्यक समाज को देते थे, और यही लोग पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। अमित शाह जी की भी इस चिंता को हम लोग दूर करेंगे। लेकिन अमित शाह जी, आपको इतना नफरत क्यों हो गया अति पिछड़ा समाज से? अगर एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति अगर डिप्टी CM बनता है तो आप इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? ये मुद्दा तब उठा जब LJP-R के नेता चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। ये मामला मुस्लिमों की सियासत से जुड़ा था, इसलिए महागठबंधन के दूसरे सहयोगियों की भी एंट्री हो गई। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चिराग पासवान के बयान पर जोरदार प्रहार किया। अब्दुल गफूर को यहाँ CM बनाया है, भोला पासवान शास्त्री को CM बनाया है, और दलित को कौन बनाया है CM? कांग्रेस ही बनाएगी। दलित को डिप्टी CM, माइनॉरिटीज को डिप्टी CM। कांग्रेस में ही दम है, BJP में नहीं। उधर JDU ने एक ट्वीट करके मामले को नया रंग दे दिया।
इस ट्वीट के जरिए समाजवाद का तेजस्वी फार्मूला समझाया गया कि कैसे 2.60% आबादी वाले मल्लाह समाज से डिप्टी सीएम का फेस बनाकर लड्डू थमाया गया, जबकि 18% मुस्लिम आबादी वालों को कद्दू। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पर चल रही इस बहस में AIMIM भी कूद पड़ी। असीम वकार ने कहा, अब मुसलमान उप मुख्यमंत्री से नीचे कोई समझौता नहीं करेगा। AIMIM के इस बयान ने सीमांचल की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। जहां मुसलमान आबादी 40 से 60% तक है, वहां ये बात चुनावी हवा बदल सकती है। दरअसल AIMIM चाहती है कि मुस्लिम वोट RJD के पास बिना शर्त न जाए, यानी सीमांचल में जंग भरोसे की नहीं हिस्सेदारी की हो चुकी है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17 से 18% है। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया जैसे सीमांचल जिलों में ये वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राज्य की लगभग 37 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता नतीजा तय कर सकते हैं। पिछले चुनावों में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा RJD कांग्रेस गठबंधन के साथ गया था, लेकिन इस बार AIMIM और NDA दोनों उसी आधार को खिसकाने की कोशिश में है। तो सवाल यही है कि 14% वाला मुख्यमंत्री बन गया, 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री बन गया, 18% वाला अब्दुल दरी बिछावन मंत्री बन गया। राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि ये बहस किसी एक दल को नहीं बल्कि सभी को प्रभावित कर सकती है। अगर मुस्लिम वोट एक तरफा नहीं गया तो मामला त्रिकोणीय बन सकता है। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि महागठबंधन में मुसलमानों की नाराजगी न बढ़े। वहीं NDA इस बहस को हिंदू बनाम अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण में बदलना चाहता है और AIMIM चाहती है कि मुसलमान अब निर्णय वाला वर्ग बने, यानी बिहार की इस सियासी जंग में 18% आबादी अब चुनावी किस्मत का की फैक्टर बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। VIP के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। JDU के नेता सत्य प्रकाश मिश्रा जी, गरीब नवाज फाउंडेशन के मौलाना अंसार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिल्लारी जी और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। देव ज्योति जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ क्योंकि सीधा सीधा ये जो M फैक्टर आया है उसमें मल्लाह फैक्टर भी और मुस्लिम फैक्टर भी है। अच्छा देव ज्योति जी, आपसे कुछ ही देर में मैं संपर्क करूंगी। मुझे ये बताया जा रहा है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर रोहन गुप्ता जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रकाश मिश्रा भी, सत्य प्रकाश मिश्रा भी। रोहन जी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और जो JDU की तरफ से भी कहा गया है कि मुस्लिम्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा और कैसे करेंगे, खासकर जब MY समीकरण की बात होती है, लेकिन ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है। देखिए रूबिका जी, फर्क साफ है और जिसको महागठबंधन मास्टर स्ट्रोक बोल रहा है वो उनका आखिरी ब्रेन स्ट्रोक साबित होगा। कल जो हुआ, मैं उसके पीछे का खेला आपको थोड़ा सा समझना चाहूंगा रूबिका जी। दोनों युवराज करीब 1000 किलोमीटर तक साथ घूमे और फिर भी कभी भी तेजस्वी के नाम का जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी जी से, उन्होंने अपनी कन्नी काट ली कि नहीं, वो CM कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस का आकलन था कि अगर उनके नाम को डिक्लेयर किया जाता है तो जंगल रूज का जो स्टिकर छुपा हुआ था, धब्बा जो है, वो वापस एक्टिवेट हो जाएगा और कभी ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उनके भ्रष्टाचार, लालू परिवार के भ्रष्टाचार की बात हो, जंगल राज की बात हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा उससे अलग रहना चाहती थी। पर बाद में क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्टी ने खेला इंडी गठबंधन के साथियों के साथ किया, आम आदमी पार्टी हो या JMM हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वही खेला बिहार में और कई JDU के साथ भी कांग्रेस पार्टी ने इंडी गठबंधन जब बनाया तब खेला किया था। उसका बदला जो है RJD ने बिहार में ले लिया VIP के साथ में मिलकर। जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं थी उनको डिक्लेयर करने के लिए, चुनाव के 15 दिन पहले कनपट्टी के बंदूक रख के उनके मुंह से डिक्लेयर करवाया गया। जो कांग्रेस दलित के नाम की राजनीति करती है संविधान की, उसके दलित अध्यक्ष होने के बावजूद भी उसके नेता को डेप्यूटी CM भी डिक्लेयर नहीं कर पाए। जो कांग्रेस माइनॉरिटी की राजनीति करती है उसके मुंह से VIP के नेता को डिक्लेयर किया डेप्यूटी CM। ये खेला नहीं है तो और क्या है।
तो मुझे लगता है कि आपको समझना पड़ेगा बिहार के पर्सपेक्टिव में कल जो हुआ है वो मुझे लगता है इनके जो ताबूत में आखिरी किल साबुत होगा, और महागठबंधन जो पहले ही पूरी तरह से जो अंदर अंदर के झगड़ों में हार चुका था, कल उनकी फाइनल हार साबित हो गई। मुझे और एक चीज रूबिका जी, उनके जो भी यहाँ पे प्रवक्ता, में सवाल पूछना चाहूंगा कि जो सीटों पे महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन है, क्या उनकी जाने की हिम्मत है कहने की कि नहीं तेजस्वी हमारे डेप्यूटी सीएम के कैंडिडेट है? अरे अंदर अंदर घर में बैठ के डिक्लेयर करने से क्या होगा? जनता स्वीकार तो करनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा रूबिका जी, क्योंकि करीब 4 महीने से मैं यहां पे हूं, इन्होंने डिक्लेयर करके वापस जंगल राज की छवि बिहार की जनता के सामने रख दी है, और चुनाव के पहले ही उनकी हार जो है निश्चित हो तो चुकी है। आज भी आप जंगल राज पर जो है दाव अपना खेल रहे हैं। कन्हैया भिलारी जी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया है वो अति पिछड़ा और दलित वर्ग की तरफ इशारा किया है। आज उन्होंने फिर जंगल राज जो है याद दिलाया है, और वो बकायदा ट्वीट्स जो हो रहे हैं, आपने देखा होगा एक्स पर गाने चल रहे हैं, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं इन इलाकों में, वो 2 नली बंदूक के साथ और वो तमाम दूसरे हथियारों के साथ गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। यही याद दिलाया जा रहा है। इसी पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी अब ये नहीं कहते हुए दिखाई देगी कि हमने 20 साल में क्या किया। दिखाना ये चाहिए कि हमने 20 साल में क्या किया। ये बंदूक लेकर घूमने वाले, राइफल लेकर के घूमने वाले इधर भी हैं उधर भी हैं। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, और इसलिए उस पर मुझे ज्यादा बहस नहीं करना है। दोनों तरफ से विनेबिलिटी को देख करके बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। दोनों तरफ बराबर की संख्या में दोनों तरफ हैं, नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। और ये हम पत्रकार हैं, 45 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। इस तरह के वीडियोज हम लोग लालू के राज में बड़ा मैनेज करके बनाया करते थे कि चलिए किसी एसपी से बात कर लिए, जरा वर्दिया हटवा दीजिएगा, मुंह बंद करा दीजिएगा, फलवा दे दीजिएगा, दाना हम लोग को जरा करना है। ये सब बहुत कुछ होता है। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। दूसरी बात अभी मैं सुन रहा था, बहुत ये है कि उन लोगों दलित से कोई डिप्टी सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ, मुसलमान से कोई नहीं हुआ। रूबिका जी, बिहार में राजपूत एक टांग पर खड़ा होकर के लोकसभा चुनाव में इनको वोट दिया था। बिहार से एक राजपूत केंद्र में मंत्री नहीं है। आप आरकेसी को हारने के बाद भी नहीं आपने बनाया, उपेंद्र कुशवाहा को आपने बना दिया। तो ये सब, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि गलत किया, उनको सोच होगी वो बनाया। लेकिन यहाँ भी उनकी सोच है कि नहीं भाई, सहनी के पास ज्यादा वोट है। आप कह रही हैं 2% सहनी का, वो कहते हैं कि हमारा 10% से ज्यादा है। ये लोग सर्वे कराए हैं, सर्वे में आया होगा कि नहीं इनको बनाने से हमको पॉलिटिकल फायदा होगा, इलेक्टोरल फायदा होगा, उन्होंने बना दिया। आपको ना मैं सुन नहीं पा रही हूँ, जितना मैं बस आखिरी की एक लाइन सुन पाई हूँ कि आप कह रही हैं 2% है, मैं कह रही हूँ चलिए ज्यादा % भी है। ये MY समीकरण की जब बात होती है तो मुस्लिम यादव की बात होती है ना, ये तो आप इससे तो परहेज नहीं करेंगे। MY समीकरण आज की तारीख में आप बदल दें ये कहकर नहीं महिला और यूथ है, ये तो बेबानी बात हो जाएगी। हम भी जानते हैं वोट बैंक जब जिक्र होता है तो वो मुस्लिम और यादवों की बात होती है। तो वो बराबरी का हक मुसलमान जब मांगता है रिप्रेजेंटेशन में, तो वो देने से महागठबंधन क्यों चूक जाता है? और फिर डराया जाता है कि अगर तुमने हमको वोट नहीं दिया तो वो सामने बैठी हुई है बीजेपी। आज हर मुसलमान घर में इस बात की चर्चा तो है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर तो बात करना शुरू कर ही दिया है। ठीक है रूबिका जी, मैं कहाँ कहता हूँ, आप सही बता रही हैं। लेकिन जब बात होती है बीजेपी की तो सवर्ण की भी बात होती है। इस बार भी उन्होंने 86 सवर्ण को दिया है, 86। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसमें राजपूत सबसे ज्यादा हैं सवर्णों में, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आती है तो कहाँ दिया उन्होंने? कहाँ बताइए? एक जाति को उन्होंने, राजपूत जाति को इन्होंने क्या दिया है? काउंटर नहीं कर पाऊंगी और काउंटर प्रश्न भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है अंसार रजा साहब आपको सुन रहे हैं। नहीं एक्चुअली जहां मैं मौजूद हूं ना वहां थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, पर कोई बात नहीं। कुछ चीजें जो है मैं सुन पाई हूं, अब शायद नेटवर्क ठीक हो गया है। अंसार रजा साहब, आपने सुना भिलारी जी क्या कह रहे हैं? रूबिका जी, देखिए, बीजेपी अपने हिसाब से बात करेगी, जेडीयू अपने हिसाब से बात करेगी,
दूसरी पार्टियां अपने हिसाब से बात करेंगी। पहले तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि गिरिराज सिंह ने जो बात कही है कि जो लोग फ़ायदा हासिल करते हैं मोदी सरकार से और बीजेपी को वोट नहीं करते हैं वो सब नमक हराम हैं, ये जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया है। और उनके इस जुमले पर ना तो प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं वो कोई बात करने को तैयार हैं, और ना हमारे जो बीजेपी के रोहन गुप्ता साहब बैठे हैं ना वो बात करेंगे, ना सत्यप्रकाश जी बात करेंगे। क्या सत्यप्रकाश जी ये बात दावे से कह सकते हैं कि हाँ गिरिराज सिंह ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है? आप कहलवा दीजिए इनसे, सत्यप्रकाश जी से जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। दूसरी चीज़, अब बात चल रही है कि साहब वो मुख्यमंत्री, उन्होंने उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया मुसलमानों को, तो रोहन गुप्ता की पार्टी कल से जो है इस को ढो रही है, तो तुम ऐलान कर दो ना, उसमें बुरा क्या है? तुम ऐलान कर दो कि भाई बीजेपी बनाएगी उप मुख्यमंत्री अगर हमारी सरकार बनती है तो। अरे कब तक ऐसे रहेंगे मौलाना साहब? नहीं, बस मुसलमान कब तक ऐसे रहेंगे? आई ना, अब आ गई ना वही, मुझे दे दो, अब वहीं आ गई ना। अब सुनिए, रुकिए अब मौलाना साहब, रुकिए मौलाना साहब, रुकिए। मैंने आपको सुना, मैंने आपको सुना, नहीं मौलाना साहब आप सुनेंगे आप? नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, पहले आप मुझे सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह ने जो कुछ भी बोला है, मैं समर्थन नहीं करती हूँ गिरिराज सिंह का, और कोई हिंदुस्तानी जो है गिरिराज सिंह का समर्थन नहीं करेगा अगर वो ये कहते हैं कि उनको वोट नहीं करते वो नमक हराम है। अगर इस तरीके की कंट्रोवर्शियल बयान वो दे रहे हैं, और अभी परसों मैं उनसे मुलाकात करने वाली हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, ये सवाल पूछूंगी और एकदम डंके की चोट पर पूछूंगी, ठीक है सर? अब आ जाते हैं इस मुद्दे पर। मैंने आपसे सवाल पूछा, रुकिए मौलाना अंसार रज़ा, मौलाना अंसार रज़ा, रुकिए, आप सुनिए जी, मेरी बात सुनिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों पर बात कर लें, उनको जो है उप मुख्यमंत्री पद दे दें, उनको राशन पहुंचा दें, उनको तमाम तरीके की सुविधाएं पहुंचा दें, लेकिन जब वोट देने की बात आए तो आप ये कहेंगे कि हम क्यों देंगे वोट, हमें तो 2002 के दंगे याद आते हैं। तो मतलब देने के लिए सब आपके पास आ जाएं, और आपको जब देने का वक्त आए तो आप कहने हम तो नहीं देते हैं, ये तो आपका हक होता है, ये तो हमारा अधिकार होता है। तो भाई जो आपको अधिकार दे रहा है, जो आपकी बातें कर रहा है, सुनिए मैं बीजेपी की बैटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं फैक्ट्स की बैटिंग कर रही हूँ मौलाना अंसार रज़ा। बीजेपी की बैटिंग नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ फैक्ट्स की बैटिंग कर रही हूँ। आपको चिढ़ क्यों है इस बात से मौलाना अंसार रज़ा? मुझे चिढ़ इसलिए है कि आपने क्यों आपको डर लग रहा है? क्यों आपको डर क्यों लग रहा है? आपको कांग्रेस के खिलाफ बोलने में डर क्यों लग रहा है मौलाना अंसार रज़ा? आपको आरजेडी के खिलाफ बोलने में डर क्यों लग रहा है अंसार रज़ा? आप भी तो दरी उठाने जैसा ही काम कर रहे हैं अब उनका, है ना? ना, अभी आप भी दरी उठाने जैसा काम कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ जो आदमी वकालत करता है, जो कहता है हिंदू मुस्लिम एकता के हम सबसे बड़े जो है पैरोकार हैं, मुसलमान तो मेरा प्यारा भाई है, मुसलमानों के साथ हम उठते बैठते हैं, मुसलमानों के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता है, और जब हक देने की बात आए, सीट देने की बात आए, अधिकार देने की बात आए, तो मुसलमानों को कुछ नहीं देंगे मौलाना अंसार रज़ा, कुछ नहीं देंगे। अब हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं बिहार के मुसलमानों से कि मेरे भाइयों, बिहार को और इस मुल्क को अब नफरत की आंधी से बचाना है तो एक तरफा वोट दीजिए, जिसको भी देना है एक तरफा हो जाइए। और योगी आदित्यनाथ का एक जुमला मैं दोहराता हूं कि बिहार के लोगों, बटोगे तो कटोगे, तो दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। अब बताओ कहां बटे, बटोगे तो कटोगे, अब बताओ कहां बटे? मियां जो मुसलमान जो है, जो इस वक्त ना मुझे बताइए कहाँ बटा जो कटा? जिसके साथ जाए एक तरफा हो जाए। भैया कहाँ बटा जो कटा? जिसके साथ जाए एक तरफा हो जाए। कहाँ बटा जो कटा बताइए ना। फिर बताएं कि नमक हराम कौन है? मौलाना अंसार रज़ा, फिर बताएं कि नमक हराम कौन है? बताओ आप, फिर बताएं नमक हराम कौन है? आप दरी उठाने जैसा काम ही करेंगे। अब बताएं ना नमक हराम कौन है? आप जैसे सरपरस्त रहे सर, आप जैसे रिप्रेजेंट रहे, तो सच में बेचारा मुसलमान जो है स्टेप की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, उसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेंगे, उसके कमर पर पैर रखेंगे ये तमाम पार्टी वाले, और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। आप जैसे मौलानाओं की वजह से ये होता है। एक तरफा ही है मुसलमान, एक तरफा ही है मुसलमान। और मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे एक तरफा है भैया, बात नहीं कर रही है मौलाना अंसार रज़ा। मैं बताती हूँ आपको कि एक तरफा कैसे है, मैं बताती हूँ।
मुसलमान, गिरिराज सिंह आप की बोलिए ना, आप हिम्मत कैसे गिरिराज हो सिंह गई को, ये कहने की? गिरिराज सिंह को कौन सा मुख्यमंत्री क्यों बना दिया है? कैसे ये हिम्मत हो गई बताइए। गिरिराज सिंह की? कैसे हिम्मत हो गई? क्यों अरे तो बीजेपी जाइए ने ना, अब उनके तक घर पे नहीं खड़े किया? हो जाइए ना। क्यों मोदी जी ने उनको आप पार्टी से नहीं जाइए, निकाला? आप जाइए, क्यों मोदी जी ने आप पार्टी से नहीं जाइए, खड़े निकाला हो जाइए उनको? गिरिराज सिंह के बाहर, वो पार्टी- और तमाम तरीके के सवाल जो है मोदी मैं जी जाऊंगा सब कर कोर्ट। लें, मैं लेकिन जाऊंगा जो कोर्ट। आपके मैं कोर्ट रहनुमा जाऊंगा। बन रहे हैं, अरे जाइए, आपको अच्छा, किसी ने वोट रोका मांग है? सकते हैं, आप जाइए कोर्ट, मंगलसूत्र किसी ने कर नहीं सकते रोका हैं, है। शमशान हाँ, कब्रिस्तान कर सकते हैं, लेकिन आप वोट नहीं शमशान देंगे, कब्रिस्तान कर सकते हैं वोट मोदी जी। नहीं देंगे, ये नहीं लेकिन कह सकते। तमाम तरीके के आपको अरे हक बीजेपी का हुकूक दे कैंडिडेट दीजिए, कहता है, मुझे है मुसलमान ना? की वोट नहीं चाहिए। संरक्षण के लिए आपके पास रूबिका सारे जी, के सारे आ जाइए। रूबिका जी, अरे तो नहीं भैया, रूबिका आप जब इतना देंगे अच्छा ही नहीं नहीं तो लगता सामने वाला रूबिका जी। मांगेगा क्यों? रूबिका जी, इतना मौलाना अच्छा नहीं अंसार रजा, लगता। हाँ, आपका अरे भी इस आप तरीके से बताइए दरी ना, उठाना परवेश अच्छा वर्मा नहीं ने लगता है कहा कि मौलाना नहीं अंसार कहा? रजा, क्या आपका भी परवेश दरी वर्मा ने नहीं उठाना कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता है मुसलमानों को मौलाना वोट नहीं अंसार रजा? चाहिए? कब तक दरी उठाएंगे? कब आपने तक डिबेट दरी की कि उठाएंगे नहीं की, मौलाना रूबिका साहब? जी? ये बताइए मुझे, आपने वोट आपने मुझे ये डिबेट बताइए, की, कब तक दरी आपने उठाएंगे? डिबेट की कि नहीं की मुसलमानों कि को अपना बीजेपी के दिमाग कैंडिडेटों इस्तेमाल ने करने कहा, देंगे मुझे कि नहीं मुसलमानों देंगे? का वोट नहीं चाहिए, और मैं अगर आपसे चाहिए कह तो रही रोहन हूँ कि गुप्ता ऐलान मुसलमानों कर को दें कि हम उनका डिप्टी दिमाग चीफ इस्तेमाल मिनिस्टर करने बनाएंगे। दीजिए। आप लोग फतवे जारी मत कीजिए। अरे सत्य भाई, प्रकाश जी, डिप्टी फतवा सीएम जारी बनाने नहीं पर कर रहा। आज की बिहार तारीख का में मुसलमान जेडीयू वाले दानिश्वर कितने है। आगे आएंगे? यही करते हैं, आप कुछ बिहार नहीं का करते हैं। मुसलमान अलावा दानिश्वर इसके और है, कुछ नहीं मैडम, कोई करते हैं फतवा आप। जारी नहीं कर मुसलमानों रहा। को यही ज्ञान दे दे के कोई फतवा आपने जारी नहीं कहीं कर का रहा। नहीं छोड़ा है। रूबिका आप जी, जैसे कोई लोगों फतवा ने जारी मुसलमानों नहीं को कर रहा। कहीं का नहीं छोड़ा है। उनके पास सिर्फ इस्तेमाल होता है बेचारा मुसलमान, जज्बाती मुसलमान सिर्फ इस्तेमाल होता है। आप लोग आके बड़ी बड़ी तकरीरें करके चले जाते हैं और वो बेचारा भोला, वो अपने दिमाग से नहीं नाक से सोचने लग जाता है, दिल से सोचने लग जाता है। आप कीजिए कितना इस्तेमाल करेंगे, और हश्र फिर यही होने वाला है। सत्य प्रकाश मिश्रा जी। रूबिका जी, शायद अंसार रजा साहब को याद नहीं हो कि 89 के दंगे की फाइल पर बैठने वाले लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी, कांग्रेस के राज में दंगा हुआ, उस फाइल 15 साल सब कोई दबा के बैठे। नीतीश कुमार जब 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन फाइलों को खोला और जो भी अभियुक्त थे उसको लालू जी साथ में लेके घूमते थे, सांप्रदायिक सौहार्द का पुरस्कार दिया था। उन तमाम अभियुक्तों को सजा मिली और आज भी दंगा पीड़ितों को नीतीश कुमार जी की वो जो सहायता राशि दी गई थी वो आज भी मिलती है। आपने एक बात कहा है रूबिका जी कि मुसलमान दरी कब तक उठाएगा, बात बहुत सही है। सवाल सिर्फ दरी उठाने का नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी अपने घर में उनसे पीकदान उठवाते हैं और वो उठा रहे हैं। नाम नहीं बोलूंगा उस नेता का, मैंने अपनी आंख से देखा है, कभी कुछ मित्र भी बताते हैं। मेरा सवाल बहुत साफ है कि बिहार में जो कुछ भी मुस्लिम समाज के लिए नीतीश कुमार जी से संभव हुआ, उन्होंने पूरी ताकत लगा के किया। मुझे वो भाषण याद है जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने कि मैं जान की बाजी लगा दूंगा, कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दूंगा, और कभी नहीं हुआ। ये बीच में नहीं, मैं मुझे अपनी बात सत्य प्रकाश जी पूछ रहे हैं, मौलाना अंसार रजा आप कुछ पूछ रहे हैं? अरे मैं एक नहीं 100 काम बता दूंगा अंसार रजा, 100। अभी मैं बताता हूं पहला काम उन्होंने क्या किया। पूरे बिहार के कब्रिस्तानों की घेराबंदी करी, तो समर्थन दिया, अभी बता रहा हूं, रुक जाओ यार, सरकार बचाई। अरे रुक जाइए, आप क्या बात कर रहे हैं सत्य? अरे रुक जाइए अंसार रजा, ये बीच में मत करिए। एक काम गिनाइए, आप बीच में मत बोलिए, आपकी बारी आएगी, आप खूब बोलिए। एक काम गिनाइए सर, एक काम। अरे आप चुप तो हो जाइए, मैं 10 काम गिना देता हूं। अरे चुप तो होइए पहले। चलिए चुप हो गए। पहला क्या किया उन्होंने, बिहार की तमाम कब्रिस्तानों की घेराबंदी की और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के पढ़ाई के लिए, मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया। परित्यक्ता महिला जो किसी कारण से तलाकशुदा महिला हो जाती थी, उनको आज भी सहायता राशि दी जाती है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, कि भागलपुर दंगे की फाइल खोलकर उन तमाम दंगा अभियुक्तों को सजा सुनाई। और बता दूं, हुनर नाम की योजना जो अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए, जिसमें 2500 रुपए की राशि दी जाती है, ये तमाम काम नीतीश कुमार जी ने किया। और बाकी जितने कार्य आप बता दीजिए ना, कि 15 साल लालू राबड़ी के राज में एक योजना बताइए जो मुस्लिम समाज के लिए हो। एक, मैं चुनौती देता हूं अंसार रजा, एक योजना बताइए। मैं अभी और 10 गिना सकता हूं, आपको पता नहीं चलेगा। मदरसा बोर्ड के लिए पहले बजट कम होता था, उस बजट को 8 गुना बढ़ाया नीतीश कुमार जी ने। तमाम उर्दू शिक्षकों की बहाली की नीतीश कुमार जी। शर्म नहीं आती है ऐसे बोलते हुए कि एक काम बताइए आप।
नीतीश कुमार पर अंगुली ओके। उठाने के पहले और हजार राइट बार अंसार सोचिएगा। रजा, जल्दी से अपनी भागलपुर बात में रखिए, छोटी उसके सी- बाद देर नहीं, जो नहीं, होगी। एक आखिरी लाइन, एक आखिरी लाइन ओके, भूमिका जी, ये सत्यप्रकाश गलत जी हो जाएगा। रुकिए। एक आखिरी लाइन, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में होते हुए भी एक मंत्री थे केंद्र में, उनके बेटे किसी सांप्रदायिक तनाव के दोषी पाए गए, नीतीश कुमार की सरकार ने उसको गिरफ्तार किया, उसका नाम है नीतीश कुमार। अंसार रजा, आप अपनी गिरेबान में झांके, जिसकी दरी और जिसका पीकदार उठाते हैं ना, वो मत ओके, करिए। हमारे अंसार लिए रजा साहब। मुसलमान बिहार का सम्मान ओके, है, अंसार रजा हमारे लिए साहब। मुसलमान 30 सेकंड बिहार सर, का 30 सेकंड, उसके अभिमान बाद में है, आगे बढ़ें। हमारे लिए मुसलमान बस हो गया बराबर सत्यप्रकाश जी। अब नागरिक जब और मैं हमारे आपसे लिए कह वो रही हूँ साथी कि है। आप रुकेंगे तो आप रुकेंगे, वरना मैं आपकी आवाज डाउन करूंगी। आवाज डाउन कीजिए सत्यप्रकाश जी। सुनिए मौलाना अंसार रजा, सत्यप्रकाश जी, ये जो स्कीमें आपने गिनाई हैं, क्या खाली मुसलमानों के लिए है या आम बिहार के लोगों के लिए है? नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए 5 दिन हो गया है गिरिराज सिंह साहब के बयान को लेकर के, अब तक जेडीयू ने क्यों उनसे पत्ता नहीं काटा? क्यों आपने ये नहीं कहा कि गिरिराज सिंह को मंत्री पद से हटाओ? क्या आप कहेंगे आज? क्या आपके लोग ये कहेंगे कि मुसलमान नमक हराम है? क्या आप ये बात कहेंगे कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं वो नमक हराम है हिम्मत आपकी ये बात कहने की? नहीं है ना, नहीं है ना कहने की। जब मुसलमानों के ऊपर बीजेपी की केंद्र सरकार मूंग दल रही थी तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खड़े थे सरकार बनाने के लिए, और आप हमें यहां मदरसा वोट गिनवा रहे हो। आप हमें कह रहे हो कि पीकदान उठाते, मुसलमान पीकदान उठाने के लिए, चाहे लालू का हो या नीतीश का हो, गैर मुसलमान पीकदान नहीं उठाएगा किसी का। सामाजिक न्याय है और न्याय के मुसलमान पीकदान नहीं उठाता किसी का। ये नहीं देखा। एक बात सुन लीजिए, ये जो आप कहा हकालत की नजर से मुसलमानों को एक अपशब्द नहीं बोला कभी, उस नीतीश कुमार के साथ मैं खड़ा हूँ और आप भी खड़े होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लालू सियासी जनाजा उठाएगा मुसलमान, भागलपुर दंगा सियासी जनाजा उठाएगा मुसलमान, समाज का उद्धार नहीं हुआ। अब की बार सियासी जनाजा उठाएगा मुसलमान, अच्छा, ध्यान रखिएगा। ये पीकदान उठाने अरे भैया, ये 2004 से आप ये डायलॉग मार रहे हैं मौलाना अंसार रजा कि अब की बार सियासी जनाजा उठाएगा मुसलमान। कब तक जनाजे उठवाएंगे मुसलमानों से? अरे ताजपोशी भी करवा दीजिए अंसार रजा, कब तक किसी को हरवाते रहेंगे? कभी जितवाने की सोचिए। मुसलमानों को सिर्फ जनाजा उठाने वाला बना दिया है आपने, मुसलमान कौम को आपने कहीं का नहीं छोड़ा है। मौलाना अंसार रजा, सारा राशन चाहिए हमको, सारी फ्री की सुविधा चाहिए हमको। आपको क्योंकि आप जैसे लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाया और कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है आपने। और जब वो कह रहे हैं कि एक शख्स की बात हो रही है तो आपने पूरी कौम पर डाल दिया, पूरी कौम पर डाल दिया। मौलाना अंसार रजा, प्लीज थोड़ा दिमाग से काम लीजिए, थोड़ा दिमाग से काम लीजिए आप। मैं सीधे तौर पर कह रही हूँ और आप ना सुनाएं। आपकी राय की जरूरत नहीं है मुसलमान को। बहुत सुन लिया मुसलमान ने आपकी राय को, और सुन के वो अब कहीं का बेचारा नहीं रहा है, कहीं का नहीं रहा है, क्योंकि आप जनाजा उठवा रहे हैं मुसलमानों से। यही तो कर रहे हैं आप लोग। अलावा जनाजा उठवाने के, उनका कंधा इस्तेमाल करने की मौलाना अंसार रजा आप जैसे मौलाना ने कुछ नहीं किया है। मुसलमान के हाथों को देखिए, ताजपोशी के लिए बना है, उनके कंधों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए मुसलमानों का। आप लोगों ने अपनी दुकानें चमकाई है, मुसलमानों को बेजा इस्तेमाल किया है आपने, डरा कर उसको आपने कहीं का नहीं छोड़ा है। बीजेपी आ जाएगी तो यह हो जाएगा, संघ आ जाएगा तो यह हो जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, सीए आ जाएगा तो तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा, ट्रिपल तलाक का अगर कानून आ जाएगा तो तुम्हारी औरतों के साथ देखिए ज्यादती हो जाएगी। इतने सारे एक के बाद एक कानून आते चले गए। मुझे बताइए कौन ऐसा मुसलमान है, एक नाम बताइए मुझे किसी मुसलमान का जिसे इस देश से बाहर निकाल दिया गया हो। एक नाम बताइए मुसलमान का जिसको मोदी सरकार ने हाथ पकड़ के कहा हो कि आज से तुम इस देश के नहीं हो। एक नाम बताइए मुझे, साथ दिया है ना, एक नाम बताइए मौलाना अंसार रजा। अभी उम्रा करके आए हैं आप, अभी उम्रा करके आए हैं आप, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखिए। जिस पासपोर्ट को लेकर अंसार रजा उम्रा करने गए थे, उस पासपोर्ट को शेख देखकर सलाम करता है कि यह हिंदुस्तान का मुसलमान आया है। बगल वाले पाकिस्तान के मुसलमान के पासपोर्ट को देखकर 10 बार उसकी चेकिंग होती है। ये इस देश के मुसलमान ने कमाया है, इस बात को ध्यान रखिए। आप बिहार के रोहन वोट से गुप्ता जी, पासपोर्ट पे कब तक ये हिंदू मुसलमान का बिहार के जब वोट से आप तक- पासपोर्ट पे हाँ पहुंच बिल्कुल गए। पहुंचूंगी, क्यों नहीं ये हमारे पहुंचूंगी? इंडियन होने का अरे सबूत तो है। बिहार, अरे ये क्यों? हमारा अभी आप रोहिंग्या और बांग्लादेश नहीं पहुंचे थे? लोग सलाम करते हैं। अभी रोहिंग्या और बांग्लादेश नहीं पहुंचे थे आप?
घुसपैठिए नमक हराम की बात नहीं कर रहे थे आप? क्या बात कर रहे हैं आप? रोहन गुप्ता जी, उसके बाद देवज्योति जी आपके पास आ रही हूं मैं। रूबिका जी, देखिए यही फर्क है। आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया। जिस प्रकार से मौलाना पूरे मुसलमान भाई बहनों को अपील कर रहे हैं, अरे अधिकार किसने दे दिया आपको? जो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर करके मुसलमान भाई बहनों को मुख्य धारा से 60 साल से अलग रखा, आप आज भी उसके पीछे लगे हुए हैं, इसीलिए आपकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं रूबिका जी, सुनिए, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, कहां भेदभाव किया गया? आज प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात हो, किसान समृद्धि की बात हो, उज्ज्वला की बात हो, जो भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं, कौन सा भेदभाव किया गया? मुसलमान को ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करने दीजिए। ये वही मुसलमान है प्रोग्रेसिव जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी के लिए वोट किया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती बीजेपी कांग्रेस की तरह। यहाँ पे मुसलमानों के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, की बात आती है, लेकिन आपके नाम से डराते तो है ना भाई, आपके नाम से मुसलमान को डर तो लगता है ना? आपके खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जाता है उस पर विश्वास तो करता है ना मुसलमान। तो मुझे ये बताइए, आपने रोहन गुप्ता जी, आपने क्या किया है? आपने कितने टिकट दे दिए मुसलमानों को कि चलिए शुरुआत पहले हम करते हैं? आपने ऐसा किया क्या कि चलिए शुरुआत हम करते हैं, हम टिकट देते हैं? जीते के हारे, जीते के हारे, मैं आपको वापस कह रहा हूं, सिंबलिज्म में ही सही, लेकिन हम टिकट देते हैं। टिकट की बात किया आपने, है आप में हिम्मत, ऐसा कर पाएंगे? मैं जवाब दे दूं, मैं आपको वापस बोल रहा हूं। देखिए हरियाणा में हमने 3 टिकट दिए थे, आपको मालूम है। यहाँ पे बात है विनेबिलिटी की। कभी भी टिकट देना भेदभाव, वो भी तो भेदभाव हुआ ना। आप धर्म के नाम पे क्यों भेदभाव कर रहे हैं? मुसलमानों को देश के संसाधनों पे अधिकार है, सरकारी योजनाओं पे अधिकार है। और जगह, आपने सही सवाल पूछा कि एक मुसलमान का नाम बताए जिसको देश से बाहर निकाल गया। तुष्टीकरण नहीं करना मतलब ये नहीं कि आप मुसलमान के खिलाफ है। तुष्टीकरण नहीं करना मतलब ये है कि आप सब धर्म के लोगों को एक साथ गिनते हैं, हर भारतीय एक गिनते हैं। यही तो फर्क है। आपने तोड़ मरोड़ के हमेशा से मुसलमान के सेंटिमेंट का दुरुपयोग किया, हर राज्य में दुरुपयोग किया, और आपको तुष्टीकरण नहीं करेंगे समझ में आता है, तुष्टीकरण नहीं करेंगे समझ में आता है। लेकिन मुसलमान आपसे ये पूछेगा तो सही ना कि मैं जाकर अपनी कौम को क्या बोलूंगा? मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है। तो शुरुआत कौन करेगा? जो पावर की स्थिति में बैठा है वो करेगा ना। तो आप बिहार में टिकट क्यों नहीं दे देते हैं? आपको कौन रोक रहा है? किसी ने हाथ पकड़ा है आपका? रूबिका जी, वापस मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में दूसरे दल कर रहे हैं और मुख्य धारा में मुसलमान जुड़ के ही तो वोट कर रहा है, नहीं तो कैसे? आप मुझे बताइए, एनडीए की 20 साल की सरकार है, क्या मुसलमान के कोई वोट नहीं मिल रहे? बिल्कुल गलत। क्या दिल्ली में ऐसे ही सरकार बन गई एनडीए की? नहीं बन सकती है। यही फर्क मैं आपको समझा रहा हूं। ट्रिपल तलाक की बात हो, मुस्लिम बहनों के अधिकारों की रक्षा की बात हो, आज उनके ऊपर एक प्रतिबंध लगाया गया है। बीजेपी के फेवर में रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि नहीं, हम तो मानने को तैयार नहीं है कि मुसलमान हमको वोट नहीं करता। पर भैया आपको तो करता है ना, महागठबंधन को तो करता है, एक मुश्त करता है, एक साइड करता है। एम फॉर मल्ला उप मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते हैं, लेकिन एम फॉर मुसलमान का ना तो चेहरा और ना ही बहुत भयंकर तौर पर रिप्रेजेंटेशन। तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि झूठा झूठा प्यार नहीं है तो क्या है? रूबिका जी, गुप्ता जी आरएसएस बैकग्राउंड से है कि नहीं हमको पता नहीं है, इनका जरा हमको भी पता लगाना पड़ेगा। आरएसएस के पाठशाला में क्या पढ़ाया जाता है ये हमको भी मालूम है। हम झांके हैं, एनडीए में रह के देखे हैं, तब ये भागे वहां से। कहाँ पर है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र क्या? हिंदू राष्ट्र मुसलमान का नहीं है, ईसाई का भी ये देश है, सिख का भी ये देश है, हिंदू का भी देश है, मुसलमान का भी देश है। क्या हिंदू राष्ट्र पढ़ाते हैं? कौन सा पाठशाला में आरएसएस का होता है कि मुसलमान का नफरत वहाँ उभर जाता है और नफरत फैलाने की बात की जाती है? आपको भी ये, आप भी कम से कम कवर एक बार जरूर की होगी। अगर नहीं भी कहीं की होगी तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरा आरएसएस का 3 दिन जाके नागपुर में और झारखंड में भी वो खाली तो वहाँ तो खदेड़ दिए हेमंत सोरेन जी, वहाँ तो खदरा खदेरी चल रहा है ना, भगा वहाँ आरएसएस का जो जहर फैलने वाला, जहाँ जहर बनाता है लोग, जहर का फैक्ट्री है। हम लोग भी जानते हैं, भाजपा के साथ सटे थे ना, अजगर न है बीजेपी। देवज्योति जी ठीक है, मान लिया। अरे मान लिया आप जो कह रहे हैं कि आपके जो विरोधी हैं वो लोग जहर का फैक्ट्री हैं, आप तो शुगर कैन का फैक्ट्री है ना, आप तो शक्कर का फैक्ट्री हैं। तो फिर मुसलमानों को वो शक्कर क्यों नहीं दे रहे हैं? सारी शक्कर आप ही गप जाएंगे, हैं? सारी के सारी जो शक्कर है आप ही खा जाएंगे, मुकेश सहनी खा जाएंगे, मुकेश सहनी के साथी खा जाएंगे, बाकी सारे खा जाएंगे। और मुसलमान क्या करेंगे? खाली डब्बा लेकर घर जाएंगे। क्या करेंगे मुसलमान?
यू लव मुस्लिम, आई लव मुसलमान, है ना, आई लव मुसलमान देवज्योति जी। तो मैं कह रही हूँ ना प्लीज टेल सन ऑफ मल्ला कि एम फॉर मल्ला, एम फॉर मुसलमान एक है, मुसलमान चूंकि ज्यादा है तो उनको दे देते हैं। आप ही लोग कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, राइट? तो एम फॉर मुसलमान की हिस्सेदारी ज्यादा है कि एम फॉर मल्ला की? आपके फॉर्मूले पर बात कर रही हूं मैं, जवाब दीजिए। के हिसाब से महागठबंधन में कितने मुसलमान लड़ रहे हैं, आपके पास आंकड़ा होगा? मुसलमान टोटल महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में 30 सीट लड़ रहा है। अल्पसंख्यक भाई 30 सीट लड़ रहा है, 30 सीट को टिकट दिया गया है अल्पसंख्यक भाई को, हमारे मुसलमान भाई और को। आप कितनी सीट पर लड़ रहे हैं? हम भी गरीब नवाज के चेला है, बहुत मन्नत उन्होंने पूरा किया है, लेकिन हमारे जैसा हिंदू। देवज्योति जी, आप कितने सीट पर लड़ रहे हैं? 14 सीट पे लड़ रहे हैं, एक सीट में आज हमने विड्रॉल हुआ है, कल हमारा विड्रॉल मतलब हुआ है। आधे से भी कम पर आप लड़ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है। मुसलमान 30 से ज्यादा सीटों पर लड़ रहा है, लेकिन वो कैंडिडेट वह नहीं है। एक चीज ये बताइए, 11% 12% के वोट में अगर आज हम हैं, तो हम लोग का वोट कभी तो भारतीय जनता पार्टी अपना गुलाम समझती थी। काफी मला का बेटा, निषाद का बेटा खड़ा होकर आज जो है अपना तो बुलंद कर रहा है, तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी। सर, मैंने ये कहा देवज्योति जी, मैं अपने शब्दों को चबाती नहीं हूँ। आई डू नॉट मिन्स माई वर्ड्स। देवज्योति जी, मैं अपने शब्दों को चबाती नहीं हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ, बहुत सारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, ये मैंने तो नहीं कहा था, या अशोक गहलोत जी ने कहा था। उसमें ये MY समीकरण वाला M भी तो डाल सकते थे ना। मैं आज आप लोगों से ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग बार बार बीजेपी पर, संघ पर आरोप लगाते हैं कि ये मुसलमानों से नफरत करने वाली पार्टी है, ये मुसलमानों के काम नहीं आने वाली पार्टी है। तो फिर आप आते हैं मुसलमानों के काम। आपको मुसलमानों से बेइंतहा मोहब्बत है, आप मुसलमानों को जी जान से चाहते हैं, तो फिर मुसलमानों को सीट क्यों नहीं दे रहे हैं? उप मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं दे रहे हैं? बताइए मुझे। मैंने ये नहीं कहा कि मल्ला जो है, सन ऑफ मल्ला, उनकी सीट छीनकर और मुसलमानों को दीजिए। देयर आर मेनी उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स, तो उसमें से एक दीजिए ना। क्यों नहीं दे रहे? कहने में क्यों डर लगता है आपको? क्यों मुसलमानों से दूरी बनाई हुई है आपने? अब हम बोल रहे हैं 2-3 मिनट, अगर आपकी इजाजत हो तो। आप मुझे ये समझाइए, ये तो भाजपा, मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। 40 सेकंड है। बीजेपी में भी मेरे बहुत लोग मित्र हैं, उन लोग भी बोल रहे हैं कि एक डिप्टी सीएम होना चाहिए था कि बढ़िया से बीजेपी फिर हिंदू मुस्लिम लड़ाते रहे। मुसलमान भाई जो हैं 30 सीट दिया है, रूबिका जी नहीं हो रहा है, भारतीय हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, टिकट दिया। यहाँ सवाल जवाब हो रहे हैं, मत खेल कीजिए आप। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, यहाँ केवल अभी मुसलमानों की बात हो रही है। डोंट ट्राई टू डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। मैंने यहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया ही नहीं है। मैंने आपकी मुसलमानों से मोहब्बत पर सवाल पूछा है, मुझे आप उसका प्रैक्टिकली जवाब दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। वो मैं 2 मिनट की बात खत्म कर देता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम का उम्मीदवार करती है किसी मुसलमान भाई को, तो मैं हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन को जाके आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय लालू यादव जी, गरीबों को मसीहा जो है, और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को मैं भी बोलूंगा कि अगर बीजेपी बना रही है तो हम लोग को भी एक मुसलमान चेहरा होना चाहिए। बनाएगी बीजेपी, बनाएगी वोट चाहिए आपको मुसलमानों का, और डिप्टी सीएम बना दे बीजेपी। ऐसे ही तो बेवकूफ बनाते आए ना आप, ऐसे ही तो अकलियत को बेवकूफ बनाते हुए आए ना। समीर चौगांवकर यहाँ पर बैठे हुए, जिस संघ पर आप आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दे देंगे। अभी सुन लीजिए, बहुत बोला ना आपने। समीर चौगांवकर जी, देखिए मुसलमानों से एलर्जी है संघ को, मुसलमानों को स्टैंड नहीं कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। यही नैरेटिव आज की तारीख में भी बिक रहा है। कितनी नीतियां चला लीजिए, कितने ही आप प्रोग्राम्स चला दीजिए, कितने ही योजना उनके घर तक पहुंचा लीजिए, नैरेटिव तो सबसे मजबूत यही है। देखिए वीआईपी के देवज्योति लगातार संघ पर आरोप लगा रहे थे कि भाई ये जहर की फैक्ट्री है, यहाँ पर किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। तो हिंदू राष्ट्र तो ये है,
और दूसरा मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जो अटल बिहारी की सरकार थी तो अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने में संघ की सहमति थी, और वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने एक मुसलमान को देश का राष्ट्रपति बताया। संघ कलाम और कसाब में फर्क बताता है। अगर कलाम हो तो आपका सम्मान होगा और कसाब होगा तो आपको फांसी होगी। ये मुसलमानों को तय करना है कि वो कलाम का सम्मान करे और कसाब से दूरी बना के रखे। और जितना सम्मान संघ ने मुसलमानों को दिया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या काम कर रहा है? आज मुसलमानों के बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काम कर रहा है, लगातार मुसलमानों के बीच संघ लगातार काम कर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम नेताओं से लगातार मिलते रहे, मस्जिद गए थे और प्रधान मोहन भागवत। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए समीर साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए जो मौलाना अंसार रजा अभी आपसे पूछ रहे थे और हम सबसे पूछ रहे थे कि जो भी इस तरीके के जहर लगे, जहर बुझे तीर अपने बयानों के जरिए देते हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करने से क्यों बचती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि तो भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, इसका जवाब प्रवक्ता जरूर देंगे, लेकिन मुझे लगता है जहां तक संघ की बात है, मोहन भागवत तो बहुत स्पष्ट कह चुके थे कि भाई हर आपको शिवलिंग के नीचे मस्जिद नहीं देखना है। इतना बड़ा बयान संघ प्रमुख अगर देते हैं और संघ प्रमुख कहते हैं कि सबको साथ लेके चलना है, 140 करोड़ लोगों को लेकर चलना है, और 3 दिन जो विज्ञान भवन में मोहन जी का बौद्धिक हुआ था अभी, उसमें तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में कहा। तो मुझे लगता है कि संघ पे इस तरफ से आरोप लगाना, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का काम करती है, सबको साथ लेके चलती है। मुझे लग रहा है यही काट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बात वोट मिल रहा है। पहली बात तो मैं समीर जी से ये पूछना चाहता हूं कि किस अधिकार से इन्होंने ये कहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है, और दूसरा अगर सर संचालक की गुलामी करनी है तो नागपुर में जाकर के कीजिए। आपने कहा हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर से कहलवाइए, जो बहुसंख्यक आप देश के प्रधानमंत्री से बड़े हैं क्या? भारत जिसका बहुसंख्यक वो होगा, ये हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस के गुलाम ये संघ प्रमुख भी कह चुके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भी कहती है। और आपको अपने सम्मान के साथ रहना है तो आप कांग्रेस और आरजेडी की गुलामीगिरी करना बंद कीजिए। आप आरजेडी और कांग्रेस की गुलामी करना बंद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद जितना मुसलमानों को दिया है, आप उसकी तुलना कीजिए 2004 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर 2025 तक क्या मिला है आपको? कुछ नहीं मिलेगा कांग्रेस के राज में। आपको दरी बिछाते रहोगे, क्या हैसियत है दरी बिछाते रहोगे। तुम्हारी मोदी जी का साथ दोगे तो आगे बढ़ोगे। 2047 के विकसित भारत के लिए मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए आप। और यहाँ बैठकर आप जो कह रहे हो ना कि एक तरफा वोटिंग कीजिए, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की भाषा आप जो कर रहे हो, अपनी भावना बता रहे हो, आप मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हो। के नाम पे पहले 25 में तो कर लो। हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा तबका, समझदार मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। आते हो ना, ये वही बोल रहे हो, तो प्रधानमंत्री से कहलवाओ कि हिंदू राष्ट्र। राहुल गांधी है जिन्हें बचने के लिए वायनाड जाना पड़ता है विधायक सांसद बनने के लिए। अरे राहुल गांधी को मुसलमान वोट की जरूरत पड़ती है, वायनाड जाते हैं। 24 घंटा टीवी में बोलते हो। मैं समस्तीपुर में मौजूद हूँ। प्रधानमंत्री दोनों रुकिए। एक तो आपको ये समझना होगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी मौलाना अंसार रजा, कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि संघ की बातों का हम वेलकम करते हैं, जो संघ ने कहा है वो वेलकमिंग है। आपने कहा था कि नहीं कहा था? अब अचानक आप इस पक्ष के हो गए हैं कि नहीं, वो जो है जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। सर, एक तो डिसाइड कर लीजिए, आप जुम्मा को कहीं और होते हैं और गैर जुम्मा को कहीं और होते हैं, है ना? नहीं, आपने नहीं कहा कि अच्छा, संघ ये कह रहा है कि हर मस्जिद के नीचे आप जो है शिवलिंग नहीं तलाश सकते, ये वेलकमिंग नहीं है, ये ठीक नहीं है बयान। का सपोर्ट कहां से हो गया इसमें? संघ का सपोर्ट कहां से हो गया? जो सच्चाई वो सच्चाई है, नहीं, संघ का सपोर्ट नहीं है। वेलकमिंग का मतलब समझिए ना आप मौलाना साहब। अब मैं क्या हिंदी में बोलूं? बता दो कि संघ ने किसी मुसलमान पे हमला किया हो। आप 100 साल के संघ के इतिहास में एक उदाहरण बता दो कि संघ का प्रचारक मुसलमानों पर हमला करते हुए किसी भी संघ के पदाधिकारी प्रचारक के ऊपर मुसलमानों को गलत बात करते हुए बयान आया हुआ हो, किसी संघ के प्रचारक ने या संघ के पदाधिकारी ने किसी मुसलमान के साथ मारपीट की हो, कभी बयान मुसलमानों के खिलाफ संघ के किसी पदाधिकारी का आया हो, आप एक भी बयान बता दीजिए। मोहन भागवत का एक बयान बता दीजिए आप, या आप पत्रकार हैं? पहले तो ये तय कीजिए। ये बताइए ना, मैं पत्रकार के रूप में आपसे पूछ रहा हूं। वो क्या है, वो बात खुआइए नीचे। आप मुद्दे पर बात कीजिए ना। आरएसएस का गुलाम। अब जब वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे आप पॉइंट पर जवाब दीजिए ना। आप बताइए ना कि हाँ, संघ का ये आदमी है, उसने मारा,
संघ का ये आदमी है, उसने इसकी हत्या कर दी, संघ का ये आदमी है, उसने मुसलमान को खदेड़ दिया। आप बात नाम बयान बता, अरे बयान छोड़िए आप, मैं चाहती हूँ आप पॉइंट दर पॉइंट बता दें। ये अभी इनको एक्सपोज कर देते हैं, हम लोग सब यहीं पे बैठे हुए हैं। बताइए ना अंसार रजा साहब, गिनवाइए आप, एक के बाद एक गिनवाइए। जहां जो कुछ हो रहा है वो सब संघ करवा रहा है। मैं तो कह रहा हूं उसको, जो मुल्क में नफरत फैल रही है, हवा में बात कर वो लीजिए संघ फिर। फैला रहा है। अरे मैं तो भाई कह रहा हूं, आरोप लगाने के लिए तो मैं कह मौलाना रहा हूं कि अंसार संघ रजा फैला रहा है। आपके ऊपर संघ आरोप लगा सकता है कि आप फला फिर के क्या कहने मतलब? पर ये काम कर रहे हैं। आरोप लगाने अरे में आपके क्या है? कांग्रेस की कि सरकार फला में एक ने भी आपको मुकदमा कहा है, दर्ज आदेश हुआ हो दिया, संघ के निर्देश सांसद के दिया, खिलाफ। इसीलिए आप ये काम आपके करें। आरोप कम्युनिस्टों लगाने की में क्या, केरल की आरोप तो सरकार कोई में भी एक लगा भी सकता मुकदमा है। दर्ज हुआ हो, पश्चिम जो बंगाल में कुछ भी ममता हुआ, बनर्जी की सरकार में एक भी क्या मुकदमा आज संघ के तक प्रचारक के RSS ने संसद किसी जमा का हुआ, खंडन केरल में किया एक भी कि मुकदमा हम ये दर्ज नहीं हुआ, चाहते थे कांग्रेस की सरकार में एक कि भी ऐसा किसी हो संघ के जाए। स्वयंसेवक पर मुकदमा योगी दर्ज हुआ। आप आदित्यनाथ बताइए ने ना। बेगुनाह लोगों के घरों पे बुलडोजर सर, चला सुनिए। दिया। क्या संघ ने आप कहा ऐसा कि ये गलत कीजिए, हो रहा है? ऐसा कीजिए सर, क्या कहा क्या संघ ने? सुनिए, बुलडोजर जिनके यहाँ पर कोर्ट, एक तो पढ़ाई लिखाई किया कीजिए ना मौलाना साहब, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। कोर्ट ने बकायदा ये कहा है, मेंशन किया है, जो खाली एक लाइन व्हाट्सएप पर चलती है वो काफी नहीं है, उसके नीचे भी आप पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बकायदा कहा था कि अगर सरकारी जमीन पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण हुआ है तो उसको हटाया जा सकता है। मैं कह रही हूं आपको, आप जाइए और चैलेंज कीजिए कोर्ट में कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जितने भी बुलडोजर चलवाए हैं वो उन लोगों के घरों पर नाजायज तरीके से चलवाए हैं। जाइए ना, कोर्ट आपको रोकेगा तो नहीं। अगर आप ये अपील करेंगे तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को खुद तय करने दीजिए। आप ग्राउंड जीरो पर उतरिए, लोगों के घरों में जाकर उनसे पूछिए, बात कीजिए, वो बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना चाहिए। सिर्फ जहर फैलाने से काम नहीं चलता है, और वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखता हो। ग्राउंड जीरो पर उतरिए, समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।